हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, करते हैं आज का डेली जी के जीएस क्विज। फ्रेंड्स, इसमें सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है आपके लिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, तटकर एवं व्यापार पर सामान्य समझौते जीएसटी को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा प्रतिपादित किया गया है। फ्रेंड, जो जीएसटी लगता है और जो तटकर एवं व्यापार पर जो जीएसटी लगता है उसको किस अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्रतिपादित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशंस द्वारा, डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक द्वारा, आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड द्वारा। तो फ्रेंड, जो प्रतिपादित किया है जीएसटी को वो क्या है, डब्ल्यूटीओ यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। फ्रेंड्स, व्यापार की बात हो रही है तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने इसे किया होगा, इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, खाली जगह भंडार भारत के खाद्य निगम एफसीआई, एफसीआई का मतलब फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एफसीआई के माध्यम सरकार द्वारा आयोजित किया जाने वाला अनाज का भंडार है। तो फ्रेंड्स, इसके ऑप्शन हैं सामान्य, अधिमानित, बफर या फिर आय। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2 का ऑप्शन सी, बफर भंडार भारत के खाद्य निगम। जो भारत का खाद्य निगम है एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के माध्यम से सरकार द्वारा आयोजित किया जाने वाला अनाज का भंडार है। जो भारत सरकार है वो एफसीआई द्वारा अनाज का भंडार करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, इस राज्य को एक पार्टी द्वारा नियंत्रित किया जाता है जो अन्य पार्टियों को सत्ताओं के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए अनुमति नहीं देता। मतलब कि अगर किसी देश में इस तरह का राज्य है जहां पर केवल एक ही पार्टी राज करती है और जो दूसरी पार्टियां हैं वो सत्ता के लिए मतलब इलेक्शन नहीं लड़ सकती, उनको क्या बोलते हैं? लोकतांत्रिक राज्य बोलते हैं, साम्यवादी राज्य, कुलनीतिक राज्य या फिर एक तांत्रिक राज्य। तो फ्रेंड्स, उसे हम बोलते हैं कुलनीतिक राज्य। यानी कि जैसे एक तरह से आप बोल सकते हैं कि राजा का बेटा ही राजा बनता है। जैसे राजा आया फिर उसका बेटा आया तो वही राजगद्दी संभालेगा, फिर उसका बेटा राजगद्दी संभालेगा, कोई और दूसरा उसके लिए प्रतिस्पर्धा नहीं करता। जैसे कि लोकतंत्र में होता है, दो पार्टियां आपस में चुनाव लड़ती हैं और जो जीतता है वही देश पर राज करता है। ऐसा नहीं होता कुलनीतिक तंत्र में। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, एक संविधान में प्रारंभिक कथन जो संविधान के कारणों तथा मार्गदर्शक मूल्यों को बताता है। फ्रेंड्स, जो संविधान में सबसे पहला प्रारंभिक कथन होता है जिससे हमें संविधान के कारण और मार्गदर्शक का पता चलता है, उसे क्या बोलते हैं? तो फ्रेंड्स, उसे बोलते हैं प्रस्तावना। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। भेंट, धारा, प्रारूप या प्रस्तावना में से प्रस्तावना इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो प्रस्तावना होती है वो संविधान का सबसे प्रारंभिक कथन होता है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान के संदर्भ में सत्य नहीं है? मतलब के जो 4 कथन दिए गए हैं उनमें से कौन सा भारतीय संविधान के अगर संदर्भ में देखा जाए तो सत्य नहीं है? पहला कथन है मौलिक अधिकार न्याय संगत है, दूसरा है मौलिक कर्तव्य न्याय संगत है, तीसरा कथन है भारत में 3 तरह के आपात आते हैं और चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 18 शीर्षक के उन्मूलन के बारे में बताता है। तो फ्रेंड, जो मौलिक अधिकार है वो न्याय संगत आते हैं, बिल्कुल सही है। मतलब कि मौलिक अधिकारों का अगर हनन होता है तो उस पर आप न्यायिक प्रक्रिया लागू कर सकते हैं। अगला है मौलिक कर्तव्य न्याय संगत है। तो फ्रेंड्स, ये गलत हो जाता है, जो मौलिक कर्तव्य है वो न्याय संगत नहीं है। मतलब कि अगर आप अपने फंडामेंटल ड्यूटीज जो होती हैं एक नागरिक की अगर उन्हें नहीं निभाते हैं तो आप पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत में 3 तरह के आपात आते हैं, ये भी सही है। और ऑप्शन डी अनुच्छेद 18 शीर्षक के उन्मूलन के बारे में बताता है, ये भी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीन भारत में उपज का 1/6 हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था जिसे कहते थे। मतलब कि जो पहले पुराने समय में राजाओं के टाइम पर जो कर लिया जाता था वो उपज का 1/6 हिस्से को कर लिया जाता था। मतलब कि अगर 100% मतलब 100 कट्टे अगर हुए हैं तो उसका 1/6 लिया जाएगा कर के रूप में। मतलब कि 60 कट्टे आपसे ले लिए जाएंगे। तो उसको हम क्या कहते थे? हिस्सा, भाग, खंड या शाला। तो फ्रेंड्स, उसे हम बोलते थे भाग। एक तरह से 1/6 भाग को ले लिया जाता था कर के रूप में। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1884 में नेशनल कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी? तो फ्रेंड्स, आपको बताना है सन 1884 में नेशनल कांग्रेस की स्थापना किस जगह पर हुई थी? रूस में, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका में या फिर ब्रिटेन में? तो फ्रेंड, जो नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी वो हुई थी दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में 1884 में। अगला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? फ्रेंड, जो जितने भी आंदोलन हुए हैं उनकी डेट आपको पता होनी चाहिए क्योंकि उनसे रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं, तो काफी इंपोर्टेंट है सारी डेट्स। तो उनमें से एक है सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो आपको बताना है कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, वो कब शुरू हुआ था? 1921 में, 25 में, 1930 में या फिर 1935 में?
तो फ्रेंड जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू हुआ था वो हुआ था 1930 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन, प्राचीन भारत में जैन धर्म मुख्य रूप से किनके द्वारा समर्थित था? जो प्राचीन भारत था उसमें जो जैन धर्म है वो सबसे ज्यादा समर्थित किनके द्वारा था, किस वर्ग के द्वारा था? किसानों के द्वारा, व्यापारी, कुम्हारों या फिर कारीगरों द्वारा? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाता है व्यापारी। सबसे ज्यादा समर्थन प्राचीन समय में व्यापारियों ने दिया था जैन धर्म को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। वर्धमान महावीर लिच्छवी वंश के राजकुमार थे जो कि खाली जगह संघ का समूह था। जो वर्धमान थे वो महावीर लिच्छवी वंश के राजकुमार थे। वर्धमान कौन थे आपको हमें कमेंट सेक्शन में बताना है। वो महावीर लिच्छवी वंश के राजकुमार थे जो कि एक संघ था खाली जगह। किसका संघ था ये आपको बताना है। मगध राज्य का, वंजी राज्य का, वनजी राज्य का, अंग का या फिर गंधार का? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, वनजी राज्य का। वनजी संघ का समूह था। महावीर लिच्छवी वंश के जो राजकुमार थे वो वनजी संघ का समूह था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती? जो कर्क रेखा है वो किस राज्य से नहीं गुजरती है? काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। पहला ऑप्शन है गुजरात, उत्तर प्रदेश, झारखंड या फिर मध्य प्रदेश। तो फ्रेंड्स लगभग सभी को इसका आंसर भी पता होगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। जो कर्क रेखा है वो उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है, गुजरात, झारखंड और मध्य प्रदेश से गुजरती है, उत्तर प्रदेश को छोड़कर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? लॉन्गेस्ट लेक ऑफ इंडिया कौन सी है? वेम्बनाड झील, पुलकेट झील, कोलेरू झील या फिर लोकतल झील? तो फ्रेंड जो सबसे लंबी झील है भारत की वो है वेम्बनाड झील। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सतलज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय का हिस्सा किस हिमालय के रूप में जाना जाता है? जो सतलज नदी है और काली नदी है उसके बीच में जो हिमालय का हिस्सा पड़ता है, जो हिमालय रेंज है, हिमालय जो पहाड़ है उनका जो हिस्सा सतलज नदी और काली नदी के बीच में पड़ता है उसको हम किस अन्य नाम से जानते हैं? असम, कुमाऊं, पंजाब, कश्मीर तथा हिमाचल। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है ये आपको हमें बताना है। तो इसका सही आंसर है कुमाऊं। जो सतलज और काली नदियों के बीच में हिमालय का हिस्सा पड़ता है उसे हम कुमाऊं बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गंगोत्री ग्लेशियर द्वारा परिपूर्ण गंगा के नदी शीर्ष का नाम है? जो गंगोत्री ग्लेशियर है उसके द्वारा जो परिपूर्ण गंगा की नदी शीर्ष है उसका नाम क्या है? पद्य, दामोदर, भागीरथी या फिर अलकनंदा? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाता है भागीरथी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। सामान्य तौर पर भारत के कौन से क्षेत्र तापमान की बड़ी विपरीत स्थितियां अनुभव नहीं करते हैं, माफ कीजिएगा। जो कौन सा क्षेत्र है भारत का जिनमें तापमान की बड़ी विपरीत स्थितियां नहीं आती, मतलब कि बहुत ज्यादा गर्मी हो जाए या फिर बहुत ज्यादा ठंड हो जाए, ये बहुत अलग से तापमान की बड़ी विपरीत स्थितियां हो जाएंगी कि मान लीजिए कि टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाए गर्मियों में और सर्दियों में माइनस में टेम्परेचर चला जाए। तो इतना अंतर नहीं आता, वो किस जगह पर नहीं आता? उत्तरी मैदान में, प्रायद्वीपीय पठार में, महान भारतीय रेगिस्तान में या फिर तटीय क्षेत्र में? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाता है तटीय क्षेत्र। जो कोस्टल रीजन होते हैं, तट के किनारे जो होते हैं, समुद्र के किनारे के जो क्षेत्र होते हैं उनमें ज्यादा अंतर नहीं आता है तापमान में, मतलब ठंडों में ज्यादा ठंड नहीं होती और गर्मियों में ज्यादा गर्मी नहीं पड़ती। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ बिजली के प्रवाह को कोई प्रतिरोध नहीं करता है? प्रतिरोध का मतलब रेजिस्टेंस, यानी कि कोई भी रुकावट नहीं लगाता है। कौन सा पदार्थ है? विष वाहक, समवाहक, संधारित्र या फिर अतिचालक? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अतिचालक कोई भी प्रतिरोध नहीं करता बिजली के प्रभाव में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बिजली का फ्यूज बनाने के लिए इस्तेमाल तारों का एक गुण है? कम गलांक, अधिक गलनांक, अधिक प्रतिरोध या फिर कम चालकता? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, कम गलनांक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। कौन सी जीवित जीवन में विरासत की इकाई है? जो जीवित जीवन होता है मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनमें विरासत मतलब जिंदा रहने की इकाई यूनिट क्या होती है? केंद्रिका, गुणसूत्र, वंशाणु या पित्रेक या फिर कोशिका? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वंशाणु या फिर पित्रेक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। अम्ल तथा क्षारक के बीच प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है? जो अम्ल होते हैं, एसिड, और क्षारक जो बेस होता है उसके बीच की जो प्रतिक्रिया होती है, जो दोनों के बीच में रिएक्शन होती है उसको क्या कहा जाता है? विषहरण, आयशीकरण, उदासीनीकरण या फिर किण्वन? तो फ्रेंड्स इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा उदासीनीकरण। अगला क्वेश्चन देखते हैं जिसे हम न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। कौन सा पदार्थ बिना खपत हुए रासायनिक प्रतिक्रिया की दर को बढ़ाता है? मतलब कौन सा पदार्थ ऐसा होता है जिसको हम जो
केमिकल रिएक्शन जो होती है, रासायनिक प्रतिक्रिया, उसमें यूज नहीं होता, मतलब वो खर्च नहीं होता, जितना डालेंगे उतना ही हमें रिएक्शन होने के बाद मिल जाएगा। और लेकिन वो दर को बढ़ा देता है, गति को बढ़ा देगा। अगर किसी प्रतिक्रिया को होने में 1 दिन का समय लग रहा है तो उसे 10 घंटे में खत्म करवा देगा। लेकिन कोई भी उसकी खपत नहीं होगी, वो यूज नहीं होगा केमिकल रिएक्शंस में, तो उसे हम कौन सा पदार्थ बोलते हैं? बफर, विलायक, विलेय या उत्प्रेरक? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्प्रेरक, कैटलिस्ट। जो उत्प्रेरक होते हैं वो केमिकल रिएक्शंस को तेज कर देते हैं, गति को तेज कर देते हैं, लेकिन खुद यूज नहीं होते। जितना हम डालेंगे उतना ही हमें केमिकल रिएक्शन होने के बाद, रासायनिक प्रतिक्रिया खत्म होने के बाद वापस भी मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2017 में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने रजत पदक जीता था? जो 2017 में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप हुई थी, वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप, उसमें किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता था? सानिया नेहवाल, पीवी सिंधु, ज्वाला गुट्टा या फिर नेहा पंडित? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है पीवी सिंधु। पीवी सिंधु ने रजत पदक जीता था 2017 में। अगला क्वेश्चन है, 19 अक्टूबर 2017 को भारत ने ईरान के चाबहार बंदरगाह के माध्यम से किस देश के लिए गेहूं का लदान भेजा था? पहला ऑप्शन है अफगानिस्तान, म्यांमार, मालदीव या फिर पाकिस्तान। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के लिए भेजा गया था। अगला क्वेश्चन, 2017 के हृदयनाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? अमिताभ बच्चन, ए आर रहमान, जावेद अख्तर या फिर आशा भोसले? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाता है क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन सी, जावेद अख्तर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2017 डिस्कवरी एजुकेशन 3 AM युवा वैज्ञानिक प्रतियोगिता किसने जीती है? गीतांजलि राव ने, मानस मेंदु ने, ललित आचार्य ने या फिर अनिका भगवातुला ने? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, गीतांजलि राव। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, अक्टूबर 2017 में किस देश का पासपोर्ट 159 के वीजा मुक्त स्कोर के साथ दुनिया का सबसे शक्तिशाली बन गया है? नीदरलैंड, इंडोनेशिया, जापान या फिर सिंगापुर? एक तरह से आप इसे इस तरह याद रख सकते हैं कि दुनिया के किस देश का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट होता है? नीदरलैंड का, इंडोनेशिया का, जापान का या फिर सिंगापुर का? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सिंगापुर। सिंगापुर का जो पासवर्ड है वो सबसे शक्तिशाली पासवर्ड माना जाता है अब फिलहाल। तो फ्रेंड्स इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। आप 25 में से कितने का आंसर सही दे पाई हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।